बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 फ़िज़िक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.2 जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के नाम से है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज आ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है और इसके अलावा इस टॉपिक में से अच्छे एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। अब क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टॉपिक है और इस टॉपिक का यूज़ आगे आने वाली फ़िज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ सकें और आप इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर जो लिखा जाएगा वो क्लियर नज़र आए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने पहले 3 डेफिनेशंस लिख रखी हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। इन तीनों डेफिनेशंस को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमें पहले इस डायग्राम को समझना है और इस डायग्राम से पहले हमें ना थोड़ा सा हेड टू टेल रूल यानी वेक्टर्स को ऐड करने का जो रूल है उसे रिकॉल करना है। हेड टू टेल रूल समझ आ गया तो फिर ये डायग्राम समझ आएगी, इस डायग्राम की समझ आ गई तो फिर ये तीनों डेफिनेशंस और ये थ्योरी ये आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स देखें, हेड टू टेल रूल क्या होता है। देखिए, हमारे पास हेड टू टेल रूल ये है कि लेट करें आपके पास 2 वेक्टर्स हैं जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। एक आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर ए है, इसको मैं ए का नाम दे लेता हूँ। ये पहला वेक्टर है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि वेक्टर को एक लाइन से शो करें और उसकी एक साइड पर एरो लगा दें, तो ये है वेक्टर को शो करने का मेथड। ये जो साइड है इसको टेल बोलते हैं और एरो वाली साइड को हेड बोलते हैं। अब आपके पास एक और वेक्टर है बी, लेट करें मेरे पास ये वेक्टर बी है यहाँ पर। तो अब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। ऐड करने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं फर्स्ट वेक्टर ड्रा करूँगा जहाँ पर फर्स्ट वेक्टर एंड हुआ है, यानी फर्स्ट वेक्टर के जहाँ पर हेड है वहीं से सेकंड वेक्टर की टेल स्टार्ट करूँगा और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन जिस तरफ है उस तरफ रखनी है। ऐसे नहीं कि सेकंड वेक्टर आप इस तरफ बना लें, ऊपर है तो आप इसको इस तरीके से ऊपर ही बनाएंगे, यानी आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर पहला ख़त्म हुआ वहीं से आप सेकंड शुरू करें। अब ये बी है। अब आपने एक वेक्टर अपनी तरफ से बनाना है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, जिसकी टेल पहले की टेल के साथ हो और जिसका हेड लास्ट वाला, यानी यहाँ पर सेकंड जो है वो लास्ट वाला है ना, इसके हेड के साथ हो, तो ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है और ये इक्वल होता है सम ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। यानी अगर हमने 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं और ये हेड टू टेल रूल है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर किसके होता है, सम ऑफ 2 वेक्टर्स, यानी ये जो 2 वेक्टर्स हैं ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके हिस्से हैं, इनको ऐड करने से ये बना है। बिल्कुल, मैं आपको ज़रा नंबर्स की एग्जांपल देता हूँ, समझना आसान हो जाएगा। जिस तरह आप जानते हैं ना 4 और +4, ये मेरे पास 2 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड करने से हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं, वो इक्वल होगा 8 के। अब 4 + 4 8, ठीक है, तो इस तरीके से 2 नंबर्स को भी ऐड करें ना तो हमें एक रिजल्टेंट मिलता है। तो इस तरह लेट करें, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो ये 8 होगा जो कि इक्वल होगा 4 + 4 के। इसको बोलते हैं एडिशन, यानी वेक्टर्स को ऐड करना। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसके अंदर हमने सेम इसका उल्ट करना है, यानी कि 2 वेक्टर्स को मिला के हमने एक वेक्टर बनाया। अब हमारे पास एक वेक्टर होगा, उसको हम उसके 2 कंपोनेंट्स के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए ज़रा इसकी डायग्राम समझते हैं। अब आपको डायग्राम समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा किया है, इसके बारे में आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है और हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस कहलाती है। अच्छा, इनको ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये जो एक्स और वाई एक्सिस वाला सिस्टम बनता है इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वो पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस और एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आपस में मिल रहे हैं,
ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। अब मैंने यहाँ पर ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, भाई ये क्या बनाया, ये बेसिकली हमने ना रिजल्टेंट वेक्टर बनाया ये वाला, ठीक है ना। इसको हम कोई नाम दे लेते हैं, लेट करो इसको ना ए का नाम देते हैं, चूँकि आपकी बुक के ऊपर इसका नाम उसने ए रखा हुआ है, ये है वेक्टर ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ना ये दो जो कंपोनेंट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल है चूँकि इस तरफ एक्स एक्सिस है और ये ऊपर जा रहा है क्योंकि ये वाई एक्सिस है। तो हमने इसको ऐसे दो कंपोनेंट्स के अंदर वहाँ पर बनाना है। तो इसके लिए आप इमेजिन करें, लेट करें ये जो मेरे पास फर्श है ना, यहाँ पर नीचे ज़मीन की सरफेस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। देखिए मैं इस तरफ चल के जा रहा हूँ, तो मैं किस तरफ जा रहा हूँ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और मेरे इस तरफ दीवार है जो आपको भी कैमरा में नज़र नहीं आ रही, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस जिस पे हम चल रहे हैं ज़मीन पे ये सारी, और दीवार क्या है, वाई एक्सिस। अब लेट करें अगर मेरे पास कोई स्टिक हो, ठीक है, यहाँ पर ये पड़ी भी है, ये मेरे पास एक स्टिक है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे रखूँगा, ये वाली स्टिक है। तो अगर मैं ऊपर से लाइट फॉल करवाऊँ, ऊपर से लाइट फॉल करवाऊँ, तो आप जानते हैं कि नीचे ज़मीन पर इस स्टिक का साया बनेगा। अच्छा, यहाँ पर ना जो साया है, शेडो है, उसको हम नाम देंगे प्रोजेक्शन का, ये आपने याद रखना है। ऊपर से लाइट इसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो नीचे साया बनेगा। इस तरह ये छड़ी है, इस तरफ से अगर लाइट आ रही हो तो इस स्टिक का साया उस दीवार पे बनेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, ध्यान के साथ समझिएगा इसको। तो ये लेट करिए हमारे पास स्टिक है और ये नीचे ज़मीन है और ये जो है ये हमारे पास वाली वाल है। अब ऊपर से ना लेट करें हमने बल्ब ऑन किया, ऊपर से ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे करके काफ़ी लाइट आ रही है, बना नहीं रहा, आ रही है। तो क्या होगा, ये जो इतनी जगह है, देखिएगा मैं यहाँ पर ये डॉटेड लाइन यहाँ पर बना रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन। तो ये जो इतनी जगह है, ये वाली एक्स एक्सिस पे, इसको मैं यहाँ पर ये ब्लैक कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर ऊपर से लाइट आएगी तो इधर इधर तो लाइट पड़ेगी, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी चूँकि रास्ते में ये आ गया। तो इसका साया बनेगा, ए का साया बनेगा किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसको हम नाम देंगे, ये ए का प्रोजेक्शन है, किस पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो साथ छोटा सा एक्स लगा देंगे। समझ आई आपको। अब सेम इसी तरह लेट करें लाइट जा रही है इस तरफ से, ऐसे लाइट जा रही है, तो क्या होगा, रास्ते में ये आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर मैं एक दफ़ा लाइन बना लूँ कि ये जो इतनी जगह है, ये वाली जगह, यहाँ पर अब दोबारा फिर ए का साया बनेगा अगर लाइट उस तरफ से आ रही होगी, इस तरफ से। तो ये अब लाइट का साया पड़ा यहाँ पर रोशनी होगी, ऊपर इतनी जगह पे रोशनी नहीं आएगी जो कि रास्ते में है। आप जानते हैं रोशनी के रास्ते में कोई चीज़ आ जाए तो वो उस रोशनी को ब्लॉक कर देती है वो चीज़, और उसका साया बनता है। तो इसी तरह ये ए का साया बनेगा यहाँ पर। तो इसको ये चूँकि ए का साया, तो लिहाजा इसको हम नाम तो ए का ही देंगे ना, लेकिन साया किस पे बन रहा है, वाई पे बन रहा है, वाई पे बन रहा है ना, तो लिहाजा इसके साथ छोटा सा क्या लगा देंगे, वाई। तो यही बात है, ये ए है, ये इसका एक्स कंपोनेंट, देखो वाई इस तरफ है ना, तो अगर ये और ये चूँकि इक्वल है, जितना ये उतने ये है, तो हम इसको भी तो ए वाई का नाम दे सकते हैं, चूँकि ये भी तो ऊपर जा रहा है ना, जिस तरह ये यहाँ पे लाए थे। तो चलिए इसको छोटा सा मैं नाम दे लेता हूँ ए वाई का। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि हमने क्या किया, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर सेम इस तरह, और ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए एक्स प्लस ए वाई। यानी अगर मैं यहाँ पर हेड टू टेल रूल लगाऊं, मैं लिख लेता हूँ बाय हेड टू टेल रूल। ये एक छोटी सी बात समझ लें, फिर मैं आपको वो डेफिनेशन समझाता हूँ। बाय हेड टू टेल रूल। अच्छा, हेड टू टेल रूल क्या होता है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये वाला। अच्छा, नाम दे लो इसको, ओ का नाम दे लो, इसको नाम दे लो पी का पॉइंट को, और ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे लो एम का, और इस पॉइंट को चले हम नाम दे लेते हैं एन का। आपकी बुक के ऊपर भी ऐसे ये नाम दिए हुए हैं। तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल होगा फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। ये देखो बिल्कुल यहाँ समझाता हूँ, ये ओ, ये एम, ये पी, सेम इस तरह ओ एम पी। तो पहला वेक्टर ओ एम प्लस एम पी, सेकेंड वेक्टर इक्वल होगा ये वाला, ये रिजल्टेंट है ओ से पी तक। ये देखें, अब ओ से पी तक क्या है, देखें ओ से पी तक है ए, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये इक्वल होगा ओ एम, ये पहला वेक्टर है, मैं आपको समझा चुका हूँ। और सेकंड वेक्टर ये हमारे पास एम से पी जा रहा है, ठीक है, ये ए एक्स है, प्लस ये क्या है, ये सेकंड वेक्टर के तौर पर यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर था, इसको मैंने इसके दो हिस्से जिनसे ये मिल के बना है, जारी बात ये रिजल्टेंट है तो ये किसी से मिल के बना होगा,
तो जिनसे मिल के बना है हमने यहाँ पर उनको ड्रा किया इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो x और y है, ए एक्स और ए वाई, ये जो इसके हिस्से हैं ना, इन्हीं को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर काम किया है वेक्टर से, उसके दो हिस्से बनाए हैं, x वाला और y वाला, x वाला और y वाला। अच्छा, y वाले को मैंने इधर भी नाम दिया हुआ है, आप इसको चले एक दफ़ा लेट कर ले। a को हमने डिवाइड किया उसके दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में, ए एक्स और ए वाई। तो इस अमल को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। अब देखिएगा आपको डेफिनेशंस कैसे समझ आती हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस, अमल, एक ऐसा काम इन विच, जिसमें अ वेक्टर इज स्प्लिटिंग, एक वेक्टर को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, उसके हिस्से बनाते हैं। जिस तरह ये वेक्टर था ना, इसके हमने हिस्से बनाए, एक ये वाला हिस्सा एक्स वाला और एक वाई वाला। A vector is splitting into its two or more components, दो भी हो सकते हैं, अगर तीन एक्सिस होते तो फिर z वाला भी आ जाता है ना। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा काम जिसमें हम वेक्टर को उसके जो पार्ट्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इनके अंदर हम डिवाइड करें, इनके कंपोनेंट्स बना दे वेक्टर के, तो इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया उसके दो कंपोनेंट्स से जिनसे वो मिलके बना था। ठीक होगा। तो ये मैंने जहाँ पर जो काम किया है ना, ये ए एक्स और ए वाई बनाए हैं इस ए से, तो इस काम को मैं क्या बोलूँगा? मैंने ए को रिजॉल्व किया है, यानी ए को स्प्लिट किया है उसके पार्ट्स में, तो इस अमल को हम नाम देंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, अब ये जो ए एक्स और ए वाई बने हैं, ये कंपोनेंट्स है, इनको नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि देखिए ए एक्स इस तरफ है, ए वाई उस तरफ है, ए एक्स इस तरफ, ए वाई ऊपर, ए एक्स एक्स एक्सिस में, ए वाई वाई एक्सिस में। तो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। और जब दो चीज़ों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, जब दो चीज़ों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, तो उनको बोलते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। समझ आ गई ना? तो यही कंपोनेंट्स है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब अकेला कंपोनेंट क्या होता है? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। क्या मतलब कि वेक्टर की खास वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, एक खास वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, यानी वेक्टर की एक गिवन डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में जो उसकी वैल्यू होगी वो उसका कंपोनेंट कहलाएगा। जिस तरह ये वेक्टर है ना, इसकी इस डायरेक्शन में ये खास वैल्यू ये है, उस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इसकी खास वैल्यू ये है। तो ये क्या है? ये वैल्यू है, किसकी है? इस वेक्टर की। किस डायरेक्शन में है? इस गिवन डायरेक्शन में, एक्स में, तो ये इसका कंपोनेंट है। इस तरह ये ए वाई जो है, ये ए की वैल्यू है, किस में है? वाई एक्सिस में, एक खास डायरेक्शन में, तो ये क्या है? इसका कंपोनेंट है। तो ये आपको अब तीन डेफिनेशन समझ आ चुकी हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने जस्ट दो सेंटेंस लिखे हैं, सिर्फ दो, एक ये और एक ये। कितनी आसान है, आपको फ़ौरन याद हो जाएगी। यहाँ पर जो बनाया, यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा? यहाँ पर ना एक काम करते हैं, ये जो वेक्टर ए है ना, इसका हम एंगल लेते हैं। आप जानते हैं हम एंगल को भी मेंशन करते हैं। इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ना, उसको हम यहाँ पर लेट करो थीटा के साथ शो करते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और वेक्टर ऐसे है इस तरह। तो कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा है ना यहाँ पर, वो एंगल क्या है? थीटा। ये ए का बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो यही लिखा हुआ है कंसीडर अ वेक्टर ए। ये हमारे पास वेक्टर ए है, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी। अच्छा, वेक्टर ए जो है ओ से पी तक है, ये जो लाइन ओ से पी तक है, इससे हमने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, ये जो वेक्टर ए है इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये वेक्टर ए इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। सिंपल बना जो हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो हमने बनाया है ना, ऊपर से लाइट भेजी तो ये प्रोजेक्शन बना, इधर से लाइट भेजी तो ये प्रोजेक्शन बना, एक्स एक्स पे प्रोजेक्शन बना ओ एम, वाई एक्स में प्रोजेक्शन बना ओ एन। तो ये लिखा हुआ है कि ओ एम जो है ये साया है, ये शेडो है, ये प्रोजेक्शन है ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे जो है वो ओ एम है। इस तरह ओ एन इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। ओ इधर से लाइट आएगी तो इस वेक्टर का यहाँ पर साया बनेगा वाई एक्सिस पे, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? ओ एन का नाम दिया हुआ है, और ये ए वाई कहलाता है। तो ये है इसकी थोड़ी सी थ्योरी। अच्छा, अब जब आपने पेपर में इसको अटेम्प्ट करना है ना,
तो आप पहले ये डेफिनेशंस लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देने के बाद ना ये यहाँ पर ये 2 सेंटेंस लिखने के बाद आप फिगर की डायग्राम की हेडिंग देने के बाद ये मार्कर के साथ डायग्राम बनाएंगे। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी आपने पेपर के अंदर डायग्राम बनानी है ना तो थोड़ी सी बड़ी करके बनानी है, मार्कर के साथ बनानी है, और ये जो लेबलिंग है ये आप पेंसिल के साथ दे लें, बाकी आप मार्कर के साथ चीज़ें ड्रा करें। और डायग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर इस तरीके से बॉक्स बनाएं, यानी उसको एज अ गिफ्ट के तौर पर, जिस तरह गिफ्ट को पैक करके देते हैं ना, इस तरीके से आपने उसको बॉक्स के अंदर रख के देना है। बड़ा खूबसूरत लगता है, एग्जामिनर को पसंद आता है। हैड टू टेल रूल में हम लगा चुके हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि इस यहाँ पर ये जो है ना ए एक्स हेयर AX एंड AY, ये जो AX है AY है ये है आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और भाई किसके कंपोनेंट्स हैं? जाहिर सी बात है ये A के कंपोनेंट कहलाते हैं ऑफ वेक्टर A, तो ये A के कंपोनेंट हैं। और चूंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, AX इस तरफ है AY उस तरफ है, तो वो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों किसी भी वेक्टर के, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो हमने x और y कंपोनेंट बात कर रहे हैं ना, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब हमने इनके फार्मूलाज ड्राइव करने हैं, इनको ड्राइव करना है। भाई x कंपोनेंट का क्या फार्मूला होगा, y कंपोनेंट का क्या फार्मूला होगा, ये आपने बड़ी ध्यान के साथ अब समझना है। मैं ना हेडिंग देता जाता हूँ और सॉल्व करता जाता हूँ। पहले हम किसको सॉल्व करने वाले हैं? x कंपोनेंट, ठीक है, x कंपोनेंट ऑफ किसका? a का, यानी ये जो AX है इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स बड़ी ध्यान के साथ समझना है, चूँकि मैथमेटिकल चीज़ें हैं तो इसलिए आपने ध्यान लगाना है। अब देखो हम ना यहाँ पर गौर करेंगे इस ट्राइंगल पे, ये वाली जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसको आपने याद रखना, ये है OPM या OMP, जिस तरह मर्जी नाम दे ले। तो इससे हमने x कंपोनेंट भी फाइंड करना है, इसी ट्राइंगल को यूज़ करके हमने y कंपोनेंट भी फाइंड करना है, और 2 और फॉर्मूले भी फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम हम कहाँ से चल रहे हैं? ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है? OMP। अगर हम cos थीटा का फार्मूला लगाएं इस ट्राइंगल पे तो हमें x कंपोनेंट मिलेगा। अगर हम फार्मूला लगाएं साइन थीटा का इस ट्राइंगल के ऊपर तो हमें फिर y कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल की चूंकि 3 साइड्स हैं, आप जानते हैं ट्राइंगल ऐसी शेप को बोलते हैं जिसकी 3 साइड्स हों। तो अब देखिएगा इन तीनों साइडों को ना पहले नाम दे लेते हैं, आपको आते भी हैं लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर, यानी ये वाली जो साइड है ना, ये M से P तक, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसको ना मैं लिखता हूँ ब्लू से ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है ना। ये वाली जो साइड है ये है परपेंडिकुलर, PER, बस इतना लिख लेता हूँ। और ये वाली साइड आप जानते हैं इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली साइड है इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं बेस का, ठीक है, बेस। अच्छा, कुछ बच्चे ना उर्दू मीडियम पढ़ के आए हैं मैट्रिक में, तो उनको भी बताऊं कि ये वाली जो साइड है इसको आपने पढ़ा था अमूद, ठीक है, अमूद पढ़ा था इस तरीके से। और ये वाली साइड आपने उर्दू मीडियम में पढ़ी थी वतर, इसको वतर पढ़ते हैं उर्दू में। और ये वाली जो है ये कहलाती है कायदा, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम पढ़ के आए हैं तो उनको भी इसकी समझ आनी चाहिए, ठीक है। आपने ये बस लिखना नहीं है, आपने इनको मेंशन नहीं करना, मैं समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूँ। बस आपने वो डायग्राम जो बुक पे बनी हुई है ना, आपने उसी को देख के बनाना है, ये तो समझाने के लिए फिर बनाना पड़ता है। अब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, याद रखना इनको। तो कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, देखिएगा कि कॉस थीटा का फार्मूला पता क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। फार्मूला जब आपको आने चाहिए बच्चों, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। अब इसके बाद काम आसान है, बस फार्मूला लगा लिया तो कॉस थीटा इज इक्वल, देखें बेस क्या है, ये है बेस नीचे वाली O से लेकर M तक। मैं लिखता हूँ बेस क्या है? O से लेकर M तक है। और हाइपोटेनियस क्या? ये जो तिरछवी है इस तरीके से स्लोप साइड, ये हाइपोटेनियस है O से लेकर P तक, O से P तक। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम हिंट देंगे, हम हिंट यहाँ पर ये देंगे कि जो OM है ना, O से लेकर M तक, ये AX के इक्वल है। इसी तरह जो हमारे पास OP है ये सिंपल A के इक्वल है। भाई कैसे?
देखें O से M तक ये किसके इक्वल है, ये तो AX है। O से P तक ये तो A नहीं है, तो हम यही पुट करने वाले हैं। चलो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, फिर अगला स्टेप ऊपर लेकर जाएंगे। तो जी cos थीटा इज इक्वल टू OM AX है, तो AX लगा दें इसके जगह पे। हिंट जरूर दे देना, ठीक है, जब आप लिखो इसको। OP क्या है, A है, तो ये लिख दिया। अब ना इसको ऊपर लिखते हैं ये स्टेप। तो यहाँ पर दरमियान में हमें यहाँ पर एक लाइन भी लगानी पड़ेगी ताकि सेपरेशन हो जाए, यहाँ पर अलग-अलग काम हो जाए, मिक्स ना हो जाए। तो देखें लाइन लग रही है, ठीक है। अब ये जो A है ना, ये नीचे है, ठीक है, मैं आपको साथ साथ समझा भी रहा हूँ। A क्या है, नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इस A को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस A को उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा A cos थीटा, इधर रह जाएगा AX, यानी AX इज इक्वल टू A cos थीटा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AX इज इक्वल टू A cos थीटा। समझ आ गई? ये A उधर जाकर cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर AX, तो AX हमारे पास आ गया A cos थीटा। तो स्टूडेंट्स लीजिए, हमारे पास जो X कंपोनेंट है उसका फॉर्मूला ड्राइव हो चुका। तो AX क्या होता है, A cos है। इस तरह कोई भी होगा, लेट करें फोर्स का X कंपोनेंट है FX, तो FX इक्वल होगा F cos थीटा। इस तरह हमारे पास कोई भी है, BX होगा इज इक्वल टू B cos थीटा। तो सिंबल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो कॉमन है। अब हम यहाँ पर इसका Y कंपोनेंट फाइंड करें। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो बेस्ट, नहीं समझ आई तो आप Y कंपोनेंट समझेंगे तो इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। Y कंपोनेंट मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ, Y कंपोनेंट ऑफ A, यानी अब हमने इसका Y कंपोनेंट फाइंड करना है। ये जो AY है या इधर है, इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसके लिए भी हमें इसी ट्राइंगल को यूज़ करना है। ट्राइंगल क्या है, OMP, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। अच्छा, Y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ना लगाएंगे साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये आपने मैट्रिक में पढ़ रखे हैं फार्मूलाज। इन फार्मूलाज का आपको याद होना ज़रूरी नहीं है, तो याद कर लें, 3 ही तो हैं, साइन, कॉस और टेन का। ठीक है, देखो साइन होता है ऐसे, इस तरीके से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी साइन जाता है ऐसे और कॉस जाता है ऐसे, इधर से उधर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और टेन आता है ऐसे परपेंडिकुलर ओवर बेस, इस तरीके से। तो साइन थीटा लगा लिया, बाकी वही है। अब देखें यहाँ पर आप लिखें कि साइन थीटा जो है ना वो इक्वल है परपेंडिकुलर, ये देखें ये है परपेंडिकुलर, M से P तक इसकी वैल्यू पुट कर दें, MP ओवर हाइपोटेन्यूस है ये O से P तक, OP लिख दें। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर ये हिंट दें। हिंट आपने यही देना है कि जो मेरे पास MP है ये क्या है, देखो MP जो है ये AY है ना, तो इसको AY लिख दो। और O से P तक तो आप जानते हो ये सिंपल A है, O से P तक क्या है, A है, तो यहाँ पर पुट कर दो, AY आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू MP AY लिख दो, ओवर MP जो है वो क्या है, वो हमारे पास है AY ओवर ये हमारे पास A है। फिर दोबारा वही करो, ये A उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा A साइन थीटा। देखना A साइन थीटा, A इधर डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा A साइन थीटा। अच्छा, इज इक्वल टू AY आएगा, ये तो उधर गया ना, तो ये इसके इक्वल है, तो इसको चाहे आप इधर लिख लो, चूँकि इक्वल है तो चाहे आप इसको इधर लिख लो। वहाँ पर भी मैंने यही किया था, अब आपको समझ आ गई। तो ये हमारे पास है A का Y कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने ये कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, AX और AY, इन्हीं को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना, तोड़ देना, स्प्लिट कर देना, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब स्टूडेंट्स इन दोनों कंपोनेंट्स से कुछ MCQs पेपर में अक्सर आते रहते हैं। ऐसे MCQs हैं जो कि जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो फ़ौरन से उनको टिक कर देते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर ना हो वो उनको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आइए ज़रा अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं MCQs वाली, उनको ज़रा यहाँ पर इस खाली जगह पर देखते हैं। ये हैं वो पॉइंट्स जो इन कंपोनेंट्स के बारे में पूछे जाते हैं, और ये पास्ट पेपर्स के अंदर एज MCQs के अंदर कई दफ़ा आए भी हुए हैं। इन पॉइंट्स को समझेंगे, और इन पॉइंट्स को समझने से जो आपके ये कंपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट है ना, ये भी इंक्रीज़ होगा और आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे। देखें, पहला जो हमारे पास MCQ है वो ये है कि इफ़ अ वेक्टर इज़ अलोंग x एक्सिस, यानी अगर वेक्टर अलोंग x एक्सिस हो। अब देखें यहाँ पर बात ये है,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस। और वेक्टर अभी जो है ना वो है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे वेक्टर है, ये लेट करें ये एक्स एक्सिस है ना, ये मेरा बाजू एक्स एक्सिस है। तो अभी ये जो वेक्टर बना हुआ ये है ऐसे, यानी इसका एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो अगर ये जो वेक्टर है यहाँ की बजाय सीधा एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यानी कहाँ पे आ जाए, एक्स एक्सिस पर आ जाए, ये जो वेक्टर है इसको हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ही बना लें, तो फिर क्या होगा, यानी वेक्टर पहले ऐसे था ना, आप जानते हैं यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ एंगल है, नीचे लाते जाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा, और जब ये सीधा एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा तो अब इसका एंगल क्या हो जाएगा, इसका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, चूंकि ये वेक्टर ए है, ठीक है ना। एंगल तो तब बनता है ना कि जब ये वेक्टर इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उतार के थोड़ा सा एंगल बने, जितना ऊपर होता जाएगा उतना एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब ये है ही एक्स एक्सिस पे तो उसका एंगल 0। अच्छा, अगर एंगल 0 है तो एंगल 0 पुट करें, cos 0 1 होता है तो x आएगा, sin 0 0 होता है तो y क्या हो जाएगा, 0। तो इफ अ वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस देन a y 0, तो उसका जो y कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसमें सीधी सी बात है, जब ये है ही x एक्सिस पे तो इसका y के ऊपर कोई साया बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा, शैडो बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो जब वेक्टर अलोंग x एक्सिस है तो उसका y कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है, जो कि एंगल 0 बन रहा है, और साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, तो लिहाजा y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पॉइंट देखें, इफ अ वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस, अब लेट करें ये जो वेक्टर है यहाँ के बजाय सीधा y एक्सिस में चला जाए, यानी ये जो वेक्टर ये लेट करें ये एक्स वेक्टर इस तरीके से था ना, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, जब ये y पे चला जाएगा तो फिर एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर ये जो वेक्टर है यहाँ के बजाय ऊपर जाता जाता यहाँ पे आ जाए तो ये वेक्टर a है, तो इसका एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, चूंकि ये 90 डिग्री y एक्सिस पे चला गया। अच्छा, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो देखें cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, तो लिहाजा इसका जो x कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0, यानी अब इसका x के ऊपर कोई प्रोजेक्शन बनेगा ही नहीं। तो ये पॉइंट्स हैं जो MCQs के अंदर कई दफ़ा पूछे गए हैं। अब इसके बाद ये जो आगे वाले 3 पॉइंट्स हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझना है। अगर एंगल 45 डिग्री हो ना, यानी लेट करें वेक्टर है यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में, आप जानते हैं यहाँ पर एंगल 0 डिग्री होता है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, और 90 का हाफ 45। अगर ये जो वेक्टर a है ये बिल्कुल 45 डिग्री पे हो तो फिर क्या होगा, फिर जितना इसका x कंपोनेंट बनेगा ना उतना ही इसका y कंपोनेंट भी बनेगा, यानी इसका x और y कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। तो पूछता है द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल एट एंगल ऑफ, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स x और y कंपोनेंट्स को कहते हैं कि इक्वल होते हैं किस एंगल पे, नीचे आपको 4 एंगल देगा, 0 पे, 90 पे, 45 पे, 180 पे, तो आपने 45 लगाना है। यानी अब इसका जितना, अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे ना तो जितना इसका ये x कंपोनेंट बनेगा इतना ही इसका y कंपोनेंट बनेगा, ऐसा नहीं कि ये बड़ा ये छोटा, बराबर बनेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है, चूँकि देखें आप यहाँ पर 45 पुट करें, यहाँ पर भी एंगल 45 पुट करें, तो जो साइन की 45 पे वैल्यू वो इक्वल होती है cos 45, यानी साइन 45 पे जो आंसर आएगा ना, अगर आप cos 45 कैलकुलेटर पे लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो एक्स और y कंपोनेंट क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। अगर एंगल 45 से कम हो जाए, देखें ये 45 है, इससे नीचे आएंगे तो 45 से कम होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो एंगल 45 से बढ़ेगा। तो अगर एंगल लेट करें 45 से कम हो, मैं अब वेक्टर बनाता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये देखें पहले ये यहाँ पे था ना 45, थोड़ा नीचे ले आया, तो अगर एंगल 45 से कम होगा तो फिर पता क्या होगा, देखिए अब ज़रा बनाएं इसका x और y कंपोनेंट। इसका x कंपोनेंट बना ये इतना लंबा सारा, ये x कंपोनेंट बना, y कंपोनेंट बना ये छोटू सा y कंपोनेंट बना। तो फिर अगर एंगल जो है 45 से नीचे हो तो x कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, किससे, y कंपोनेंट से बड़ा होता है, ठीक है ना। ठीक है, 45 पे दोनों बराबर x और y। अगर एंगल कम करोगे तो फिर उसका x एक्सिस पर साया बड़ा बनेगा, बड़ा कंपोनेंट बनेगा, और y वाला क्या बनेगा, छोटा, जो कि वो नीचे आएगा तो y वाला ऑटोमेटिक छोटा बनेगा। सिंपल है ना। अब देखें अगर एंगल 45 से बढ़ाओगे, ये 45 है, कम करोगे तो x बड़ा बनेगा, अच्छा ज़्यादा करोगे चूँकि ऊपर जा रहा तो y कंपोनेंट ज़्यादा बन जाएगा। यानी अगर एंगल हम 45 से बढ़ा देंगे तो फिर हमारे पास y कंपोनेंट बड़ा बनेगा, किससे, x कंपोनेंट से। लेट करें ये मेरे पास है ऐसे, ये वेक्टर है,
अब देखो अगर इसका मैं प्रोजेक्शन ड्रा करूँ तो ये इसका एक्स बना ये इतना, और देखो वाई इसका कितना लंबा सारा बन गया है ना, इसका एक्स ये बना, वाई इसका लंबा सारा बन गया। तो यानी अब वाई बड़ा हो गया किससे, एक्स से। तो ये आपने बातें याद रखनी है, एमसीक्यूज के अंदर पूछ जाती है, खास कर ये पहले 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इनके रिलेटेड चंद एक और बातें हैं जो कि इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका भी पता होना चाहिए। तो मैं इसको रेज करता हूं और हम उन बातों को भी समझते हैं, उन एमसीक्यूज को भी समझते हैं। आपके सामने यहाँ पर मैंने ये 2 लाइनें बनाई हैं और इन लाइंस को आए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, कई तरीके से आते हैं, तो इनको हम ज़रा समझते हैं। देखें, आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, इसकी लेफ्ट हैंड, इसकी ये वाली जो साइड है राइट वाली, ये पॉजिटिव एक्स होती है आप जानते हैं, और ये वाली नेगेटिव एक्स। इस तरीके से ये वाली लाइन क्या है, वाई एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई, और नीचे की जानिब जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्वाड्रेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आप जानते हैं 4 क्वाड्रेंट्स है यहाँ पर। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मैंने लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एंगल्स की बात करते हैं। आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे एंगल 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से शुरू होता है, यहाँ पे लिखता हूँ 0 से शुरू होता है, और कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री तक। कहाँ तक, 90 डिग्री तक। तो पहला क्वाड्रेंट जाता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। अच्छा, इसके बाद 90 से 180 तक, यानी 90 से ऊपर हो, 180 से नीचे हो, यहाँ पर ये 180 डिग्री है, तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है, यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूँ कि जो एंगल है 0 डिग्री से, यहाँ पे देखिएगा कि 0 डिग्री से एंगल जो है थीटा जो है वो बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा 90 डिग्री से, तो फिर होगा पहला क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर जो थीटा है वो बड़ा हो 90 से, यानी 90 से ज़्यादा हो, और 180 से क्या हो, छोटा हो, 180 से नीचे पीछे हो, तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसी तरह अगर थीटा बड़ा हो 180 डिग्री से, यानी 180 से आगे ये एंगल है ना, और छोटा हो किससे, 270, आप जानते हैं यहाँ पर 270 बनता है, तो फिर ये है थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरीके से ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। और अगर हमारे पास जो थीटा है, ये देखिए थीटा जो है अगर ज़्यादा हो 270 से और कम हो 360 से, तो ये बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90, 0 से बड़ा 90 से छोटा, फिर पहला क्वाड्रेंट है, ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर कितना एंगल, 90 से बड़ा 180 से छोटा, 180 से बड़ा 270 से 270 से छोटा, तो ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट का आपको पता चल गया। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो वेक्टर है ना ये पहले क्वाड्रेंट में हो, यानी ये देखें ये वेक्टर है ना, ये अगर पहले क्वाड्रेंट में होगा ऐसे, तो इसका एक्स यहाँ पे बनेगा, वाई यहाँ पे, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो इफ वेक्टर्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन उसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और उसका वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। आपको याद रखना है, अगर वेक्टर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से आपसे एमसीक्यूज पूछेगा। तो अगर हमारे पास ये जो वेक्टर है ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, लेट करिए सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो अब इसका जो एक्स है वो यहाँ पर बनेगा नेगेटिव पे, वाई तो इसका उधर ही बनेगा ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव लेकिन वाई जो है वो पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, अगर वेक्टर थर्ड में आ जाए तो थर्ड के अंदर देखें वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, तो दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। और इसी तरह अगर वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नीचे है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई जो है वो नेगेटिव होगा। आसान अल्फाज में ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट्स में वाई पॉजिटिव होगा, ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट्स में कौन पॉजिटिव होगा, वाई, चूँकि ऊपर वाई पॉजिटिव होता है। और नीचे चूँकि हमारे पास वाई नेगेटिव होता है, नीचे 2 क्वाड्रेंट होते हैं थर्ड और फोर्थ, तो नीचे वाले क्वाड्रेंट्स में वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, उस तरफ एक्स पॉजिटिव है, उस तरफ कौन से क्वाड्रेंट है, पहला और
चौथा, पहला और चौथा, उस तरफ x पॉजिटिव, तो पहले और चौथे में x पॉजिटिव होगा, पहले और चौथे में x पॉजिटिव। इस तरफ x नेगेटिव होता है, तो इस तरफ कौन से क्वाड्रेंट बनते हैं, सेकंड और थर्ड। तो इन दोनों में x क्या होगा, सेकंड और थर्ड में जो x है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज पॉजिटिव एंड y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नेगेटिव, देन वेक्टर लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन देगा। तो आपको लगाना है किस कौन सा यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गई ना। तो एंगल के लिहाज से भी पूछ सकता है कि लेट करें अगर वेक्टर का x के साथ एंगल जो है वो बन रहा है 230 डिग्री बन रहा है, तो वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स x कंपोनेंट क्या होगा या उसका y कंपोनेंट क्या होगा। तो आप जानते हैं 230 किस में आता है, तो भाई 230 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो यानी वेक्टर उसने इनडायरेक्टली बता दिया कि वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंगल को मेंशन करके। एंगल उसने बताया 230 डिग्री, तो जो वेक्टर है उसका फिर y का क्या होगा या फिर उसका x क्या होगा, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो 230 का मतलब ये है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो अगर x पूछे तो वो नेगेटिव, अगर y पूछे तो वो भी क्या लगा देना, नेगेटिव लगा देना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा ऐसा भी आता है वो कौन सा क्वाड्रेंट है कि जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के साइन सेम होते हैं, दोनों के साइन सेम होते हैं, तो वो फर्स्ट और थर्ड है, दोनों के साइन सेम, दोनों के साइन सेम। और अपोजिट किस में होते हैं, सेकंड और फोर्थ में। देखिए एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन कंपोनेंट्स को लेके, एक्स और वाई कंपोनेंट्स को लेके, तो इनको आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। आइए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है, फिर हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आइए अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इसके बाद आपकी बुक में ये हेडिंग दी हुई है टू फाइंड वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसमें उसने 2 चीज़ें फाइंड की हैं, एक तो उसने ए की मैग्नीट्यूड फाइंड की है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उसी ट्राइंगल पे हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं कि अप्लाइंग, यानी हम यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं पैथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पैथागोरियन थ्योरम आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, मैट्रिक के अंदर भी था और उससे छोटी क्लासेस के अंदर भी ये मौजूद है। तो ये ट्राइंगल के ऊपर लगता है, ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है OMP। अच्छा जी, पैथागोरियन थ्योरम क्या होता है, ये इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको लगाऊं तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम होता है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें हाइपोटेनियस जो है, ये हाइपोटेनियस है O से P तक, तो इसकी जगह पे आप OP रख दीजिए। OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये बेस है नीचे वाली O से M तक, तो इसको आप OM लिखिए, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है M से P तक, इसको लिख दीजिए M से P तक, इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इनके वैल्यूज पुट करें। देखें यहाँ पर आप मेंशन करें OP क्या है, A है, ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। तो लिख लीजिए A का स्क्वायर इज इक्वल टू O से M तक। देखें O से M तक हमारे पास क्या है, AX है, AX है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर आप AX पुट कर दीजिए, ऊपर स्क्वायर प्लस M से P तक, M से P तक क्या होता है, AY। देखें यहाँ पर भी मेंशन किया है M से P तक AY होता है, तो इसको आप AY का स्क्वायर लगा दीजिए। अब स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट स्टेप हम आगे करने वाले हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप जानते हैं हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो मुझे यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा कि टेकिंग अंडर रूट, इसको अंडर रूट भी पढ़ते हैं और कुछ बच्चे इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। ऑन बोथ साइड्स आप दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। अब देखिएगा इसको कैसे लेते हैं, मैं इसको ना एक दफ़ा सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखता हूँ। ये क्या है, A का स्क्वायर, देखिएगा A का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है AX स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। तो मैंने इसको एक दफ़ा सेम एज इट इज़ वहाँ पे लिखा। दोनों तरफ हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब देखिएगा यहाँ पर इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, तो इधर रह गया A।
अब कुछ मैथमेटिशियन क्या करेंगे, इधर से भी स्केयर को साथ अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे नहीं होने वाला, ये चूंकि दरमियान में प्लस है। अच्छा अगर ऐसे होता ना ax प्लस ए वाई और दोनों का मुकम्मल स्क्वायर, यानी अगर ऐसे होता ना ax प्लस ए वाई और इनका होल स्क्वायर फिर अंडर रूट होता, फिर ये कट जाना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये आपस में नहीं काट सकते, ठीक है ना, इनको नहीं काटना वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास, अंडर रूट वैसे ही लगा लें, स्क्वायर रूट वैसे ही लगा लें, तो ax का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो, आपको कोई वेक्टर दिया गया हो, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ भी होगा। लास्ट हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। देखिए आपने इस तरह हेडिंग देनी है, इस तरीके से मैथ करते जाना है। पहले आप एक्स कंपोनेंट ऑफ ए मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, वाई कंपोनेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर आप डायरेक्शन बोलते हैं एंगल को। तो इसके लिए भी हमने इसी ट्राइंगल का यूज़ करना है। तो फ्रॉम ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ओ एम पी। अब हम लगाएंगे इस ट्राइंगल के ऊपर टेन थीटा का फॉर्मूला। अच्छा टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। फार्मूलाज तो आने ही चाहिए। परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिस तरह ये किया ऐसे ही इसको सॉल्व कर लें। देखिएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर एम पी, तो इसको यहाँ पर एम पी लिखिए, ओवर बेस ये है बेस ओ से लेकर एम तक, इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर हिंट दीजिए कि एम पी जो है ये हमारे पास ए वाई है और ओ एम जो है ये हमारे पास ए एक्स है। आप देख भी सकते हैं एम पी ए वाई है, ओ एम ए एक्स है, चूँकि वाई के लॉन्ग है, ए वाई एक्स के लॉन्ग है। तो पुट करें टेन थीटा इज इक्वल टू एम पी जो है वो ए वाई है ओवर ओ एम हमारे पास ए एक्स है। अब आप थीटा इधर रहने दें, ये जो टेन है टेन इधर आकर टेन इनवर्स हो जाएगा। जब भी कोई एंगल दूसरी तरफ जाता है तो उसका इन्वर्स हो जाता है, ये बनेगा ए वाई ओवर ए। यानी अगर आपको ए वाई और ए एक्स दिया गया हो और एंगल पूछा जाए तो आप यहाँ पर इसमें पुट करके एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर ना इतना ये सॉल्व किया हुआ है, आपने इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो पहले आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन करें, फिर कंपोनेंट्स को, फिर रेजोल्यूशन को, फिर एक्सप्लेनेशन, ये दो सेंटेंस लिखें, फिर डायग्राम की हेडिंग दें, फिगर की हेडिंग दें। बुक से देख के डायग्राम बनाना, ठीक है, बुक से देख के आप डायग्राम बना दीजिएगा। और उसके बाद इसका हेड टू टेल रूल लगाया है उसने बुक पे, फिर उसने एक्स कंपोनेंट फाइंड किया, लेकिन उसने डायरेक्ट किया है, उसने ये स्टेप नहीं किए और इतने स्टेप आपकी किसी हैंडबुक पे भी नहीं हुए आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर कोई स्टेप मिस नहीं किया, छोड़ा नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा सॉल्व करवा दिया है और एमसीक्यूज़ भी आपको मैंने बता दिए हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये जो हमारे पास टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा मौका दिया करें, तो ये ले अब मैं साइड पे हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप विद हेडिंग्स मैंने सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है, वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना जो है ये इनजस्टिस होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।